topic which I got today was something which is very dear to me also. Something related to manuals of humanity or something related to shastras. तो मेरी बहुत इच्छा थी कि इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं. So I thought I would ask for permission that if I can also discuss this topic along with Megha. So I should first take all permission with all of you, if I can. Otherwise, we can continue with Megha also. So let me know how you want me to proceed. जी प्रभु जी, you can continue. Okay, the speaker has approved. How about the audience? Yes, Prabhu ji, able to see our great opportunity to have you here. Okay. First of all, थैंक यू सो मच. और आप में से प्लीज आप लोग अपना माइक जो है ना, टाइमली इफ आई आस्क समथिंग प्लीज अनम्यूट रखिएगा. समहाउ और अदर हमारी आवाजें बहुत जरूरी हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. आप लोग अलग अलग प्लेसेस से हैं. करंटली राइट नाउ आई एम इन पंजाब. आई वुड लाइक टू नो आप लोग कहाँ से करंटली हैं अभी. आप लोग कहाँ पे हैं अभी जहां से आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं. बता सकते हैं एक बार अपना जगह जहां से आप अभी बात कर रहे हैं. एमपी प्रभु जी. मध्य प्रदेश. ओ वाह, मध्य प्रदेश में कहाँ से? ग्वालियर. ग्वालियर. ओ वाह, नाइस. और भी बताएं प्लीज. एमपी प्रभु जी. एमपी से? वाह, आप एमपी से कहाँ से हैं? ग्वालियर से. ग्वालियर से. हमारे पास डबल डिवोटीज. वाह. और प्रभु जी, both of them are sisters. ओके, सिस्टर्स. वाह, वेरी नाइस. और बाकी सारे डिवोटीज प्लीज बताएं कहाँ से कर रहे हैं ज्वाइन, जो आ रहे हैं सेशंस में. नोएडा. Yes. Speaker is from Noida. दिल्ली. एक करके बता सकते हैं. एमपी से या फिर मुझे कंफ्यूज हुआ बीच में. सॉरी, आप लोग को बोलना ही पड़ेगा. इसी बहाने आपके माइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी. दिल्ली से. ओह, दिल्ली में कहाँ से? ग्रेटर कैलाश. ओके, वाह. आपके घर के नजदीक तो बहुत ही सुंदर एक टेंपल भी है. वेरी नाइस. और हमारे पास पार्टिसिपेंट्स और भी हैं शायद, वो भी बताना चाहेंगे. दिल्ली से. हाँ, दिल्ली से. और बाकी प्रभु जी, हम करेंगे करो. कहाँ से? कुरुक्षेत्र. ओके. सो लेट मी चेक. ग्वालियर से कौन है? दीक्षा एंड पूर्वी प्रभु जी. दीक्षा एंड पूर्वी. ओके. और दिल्ली से हैं कुछ डिवोटीज. आई थिंक संस्कृति, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं. ओके, नाइस. एंड सृष्टि इज फ्रॉम दिल्ली आल्सो, राइट? गुड. ओके, ग्रेट. सो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है ये सेशन का जो नाम है मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और आपके ग्रुप का नाम है वैदिक वाइब्स फॉर गर्ल्स. और बीच में एक लाइन दिख रही है. ये लाइन क्या दिख रही है? आप में से कोई रीड कर देगा? ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये रीड कर देगा कोई आप में से? एक्सेस ट्रूथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स. एक्सेस ट्रूथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स. यस, ये आज हमें इस लाइन के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना है. एक तो ये कि डिफेक्ट्स होते क्या हो सकते हैं, और
ट्रुथ हमें कहाँ से मिलेगा, है ना। आजकल बहुत ही ज्यादा क्रेज है कि, या बहुत ही ज्यादा ये डिमांड में रहता है कि वी वांट ट्रुथ. So what is truth and how will we get the truth? And यहाँ पे there is a beautiful painting of Krishna. Here is Krishna and Balram. Krishna himself also learned Vedic knowledge from his teacher. Here is his teacher. Anyone knows उनके टीचर का नाम गुरुकुल में क्या था? कृष्णा एंड बलराम के टीचर का नाम? Let's see. Anyone who knows this? It starts from S. उनका नेम S से शुरू होता है. S. Okay. So it's Sandipni Muni. तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में इवन कृष्णा एंड बलराम लर्न अबाउट शास्त्रस, व्हाट आर वैदिक नॉलेज. तो कृष्णा बलराम हिमसेल्फ आल्सो लर्न वैदिक लिटरेचर. सो व्हाट अबाउट देम, हमें भी सीखने हैं अगर वैदिक लिटरेचर. सो वी शुड आल्सो लर्न कि व्हाट आर शास्त्रस एंड व्हाई डू वी नीड शास्त्रस. और यहाँ पे आपको ये पेंटिंग में दिख भी रहा है कुछ नेम जो कि बहुत फेमस है हमारे इंडिया में. दैट इज यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. एंड हियर इज कृष्णा एंड हियर मे बी आप में से कोई हो सकता है ऐसे ब्लैक टी शर्ट में, अगर किसी को ब्लैक टी शर्ट पसंद है तो. सो यस, लेट्स प्रोसीड अबाउट द मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी. तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी चीज शुरू करने से पहले क्या आता है कि हमें उसकी जरूरत क्यों है. व्हाई डू वी नीड इवन मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी. हमें मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी की जरूरत भी क्यों है. तो इसका आंसर एक छोटी सी बच्ची ने बड़ा अच्छा दिया है कि हमें शास्त्रस की जरूरत क्यों है या उनको समझने की जरूरत क्यों है. एक 9-year-old गर्ल ने बड़ा अच्छा आंसर दिया उसका. कि आंसर उसने एक पोएम की फॉर्म में लिखा है, द पैराडॉक्स ऑफ अवर एज. आप में से मैं चाहूंगा कोई अनम्यूट करके ये पोएम पढ़े एक बार जरा. अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार कोई रीड करें आप में से. The paradox of our age. We have bigger houses but smaller families. More conveniences but less time. We have more degrees but less sense. More knowledge but less judgment. More experts but more problems. More medicines but less healthiness. We have been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new universe. We built more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but have less communication. We have become long on quantity, but short on quality. These are the times of fast food, but slow digestion. Tall man, but short character. Steep profits, but shallow relationships. यस, क्या आपको लगता है ऐसा ट्रू है या नहीं है? इज इट ट्रू और नॉट? साउंड्स ट्रू. Yeah, it's true. So this is the paradox of our modern age. In this modern age, when we have the big skyscraper buildings, taller buildings, shorter tempers. So in this age, there is one thing which we have missed when we have progressed a lot. एक चीज है जो हमने मिस कर दी है. वो क्या है? When our country India is advancing, the one thing which it has missed is it has skipped its Vedic culture. It has skipped its learning of Vedic tradition. And हम देखते हैं छोटी सी चीज स्किप करने की वजह से क्या हुआ है आज, that in this world we are facing these problems on the right side despite having these symptoms of progress. आपको पता है वैदिक कल्चर में प्रोग्रेस को किस वर्ड से कहा जाता है? समृद्धि, है ना. आप में से किसी की फ्रेंड का नाम भी हो सकता है समृद्धि. एंड व्हाट इज द पैरामीटर टुडे ऑफ समृद्धि? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ टुडे इन एडवांसमेंट? देयर इज ओनली one word. It's a 5-letter word. Can anyone guess the 5-letter word which shows progress in one's life today? Money. Yes, correct. Very good. Money. The more money anyone has, it is assumed he is more advanced.
वो ज्यादा समृद्ध है. बट इन वैदिक ट्रेडिशन artha or money is considered only one of the prospects of samriddhi. What were the other prospects of samriddhi in Vedic tradition? They were, if you have people around you who can appreciate you, then also you are considered very prosperous. If you have good food in your kitchen, then you are also considered prosperous. In our countries, we are today having food in our kitchen, but it is packaged food. In Vedic tradition, it is not considered prosperity. So there are so many things: good food, healthy relationships, families, these were considered as the parameters of happiness index. And that's why we need to study the manuals of humanity, because humanity desperately needs these manuals, because these manuals are the key. ये चाबी है, चाबी. किस चीज की चाबी? The चाबी, the key for happiness of humanity. And these scriptures, these books, these manuals, they offer such a deep insight, इतनी गहरी, such a deep insight and such an obvious insight. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको ऐसे obvious चीजों का जो कि obvious हैं, लेकिन despite of our advancement we have missed them. We have more sense but less common sense. Let me give you an example of that. Any one of you knows what is the difference between a vegetable and a fruit? Can anyone share any differences? कोई शेयर कर सकता है क्या डिफरेंस होगा एक वेजिटेबल और एक फ्रूट में? एनी आंसर्स? कोई डिफरेंस नहीं होगा, कुछ तो होगा ना? क्या हो सकता है? सॉरी, आपको अनम्यूट करके ही बताना पड़ेगा. आई कैन नॉट रीड द चैट्स बिकॉज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. और मे बी समवन कैन. हाँ बताओ. यस. जिसवी चीज को हम पका के खा सकते हो वेजिटेबल है. ये तो सुना हुआ आंसर लग रहा है, लगता है ये तो किसी ने लगता है मुझसे सुना है. बट यस, आज के टाइम पे अगर आप चैट जीपीटी करोगे ना, डिफरेंस बिटवीन अ वेजिटेबल एंड अ फ्रूट, तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे, ये. बट वैदिक कल्चर में बहुत ही इजी था डिस्टिंग्विश कर पाना एक फ्रूट और एक वेजिटेबल में. कैसे? वैदिक कल्चर में एक फ्रूट और एक वेजिटेबल में डिफरेंस पता लगाया जा सकता था. बड़ा सिंपल. क्या? अगर किसी चीज को ऑयल में कुक किया जा सकता है तो वो क्या है? वेजिटेबल. और अगर किसी चीज को ऑयल में कुक नहीं किया जाए तो वो क्या है? फ्रूट. कितना इजी है समझना, कितना ऑब्वियस है, कितना प्रैक्टिकल है. एंड इसके लिए आपको पीएचडी करने की भी जरूरत नहीं है, या बायोलॉजी या बॉटनी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. इट्स कॉमन सेंस, इट्स ऑब्वियस. सो वैदिक ट्रेडिशन क्या दिखाता है? इट गिव्स वेरी डीप एंड ऑब्वियस रिजल्ट्स, है ना. तो हमें उन ऑब्वियस रिजल्ट्स की जरूरत है बिकॉज इट हैज वेरी डीप इनसाइट्स. तो अब थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं हम, ठीक है? क्या वैदिक ट्रेडिशन कुछ साइंटिफिकली भी ऑफर करता है? So there are indefeatable Vedic truths even acknowledged by science. For example, आप सबने इन साइंटिस्ट का नाम सुना है, जगदीश चंद्र बोस. You know what he discovered? Why he won Nobel Prize? Can anyone tell? Yes, he discovered that plants have life. है ना? जगदीश चंद्र बोस ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने शो किया कि प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू सेंसेशंस. दैट मींस दे आर लिविंग, दे आर नॉट डेड. अब इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. लेकिन वैदिक ट्रेडिशन में हम क्या देखते हैं कि दोज हु आर लिविंग, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 84 लाख स्पीशीज. एंड उस 84 लाख स्पीशीज में देयर इज अ कैटेगरी स्थावर लक्ष्य विंशति, जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष्य विंशति. that 9 lakh are aquatics and 20 lakh are those substances which are sthavara. Sthavara means
जो एक स्थान पे रहते हैं, एक स्थान से हिलते नहीं है। अच्छा आप बताइए ऐसे कौन से स्पीशीज हैं लिविंग जो एक स्थान पे रहते हैं और एक स्थान से हिल नहीं सकते? विच आर दो स्पीशीज? Plants. Plants, right? So Vedic tradition says plants are already living, so we discover them, but Vedic tradition already offers these insights. Embryology, medical science has just advanced in last 100 years, and in last 70 years जब हमारे पास एक्सरे मशीन्स आ गई, तब हमने डिस्कवर किया कि जो मदर के वूम में जो फीटस के अंदर बेबी है वो कैसे डेवलप होता है। बट इन वैदिक ट्रेडिशन यू नो एम्ब्रियोलॉजी इज डिटेल्ड वाइज मेंशन कि पहले दिन पे कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, नेक्स्ट मंथ पे कौन सा ऑर्गन डेवलप्ड होता है। और इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वैदिक ट्रेडिशन में कैसे कैसे मेंशन है, कहाँ कहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट होता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी ऑलरेडी मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम नाम की स्क्रिप्चर में, जिसका 5th कैंटो डिस्क्राइब करता है एम्ब्रियोलॉजी साइंस को। अच्छा क्या वैदिक ट्रेडिशन के टाइम पे एक्सरे मशीन्स थी? नहीं। तो उनको कैसे पता? वेल बिकॉज इट वाज वेरी एडवांस्ड कल्चर, इट वाज मोर एडवांस्ड देन टुडेज कल्चर। रिसेंटली अभी जाके हमने, और स्पेशली जब कोरोना आया तब दे हैव डिस्कवर्ड दैट काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट्स दे हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आल्सो। एंड स्पेशली आयुर्वेदिक, अगर आप हॉस्पिटल में कहीं जाएंगे ना, सो दे विल रिकमेंड यू दैट काउ डंग और काउ प्रोडक्ट्स दे आर वेरी हेल्दी, दे हैव एंटीसेप्टिक, दे हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज। But in Shastras, it is already mentioned that go means cow, that cow produces products which are very healthy for humans. अच्छा हम humans में से अगर कोई stool pass करे then it is considered that ये अच्छा नहीं है, it is very considered dirty. But cow dung, it is considered very worshipable in Vedic tradition. Why? Because it has special properties. So these are some evidences that all over the world how much Vedic tradition is recognized. और हम जब इंडिया में सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? वैदिक ट्रेडिशन। जैसे ही हम वेदा वर्ड सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? ये तो माइथोलॉजी है, ये तो क्या है, ये तो कोई तीन दोस्त थे आपस में, जैसे आप में से में भी सृष्टि, संस्कृति और दीक्षा आपस में बैठे थे और उन्होंने सोचा क्या कि चलो एक काम करते हैं, भविष्य के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फ्यूचर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं? हम एक बुक लिख देते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, है ना। और साथ के साथ हम बुक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास खाली टाइम ही टाइम है। ऐसा सोचते हैं कई बार हमारे ही कंट्री में लोग जो कि वैदिक ट्रेडिशन से अवगत नहीं है, दे डोंट नो अबाउट इट। बट वैदिक मैथ्स हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, इंडियन मेटलर्जी हो गई। आप में से किस किस ने दिल्ली के अंदर आयरन पिलर का नाम सुना है या देखा भी है? सुना है किसी ने? जी प्रभु जी। कोई बता सकता है वो क्या है? कोई बता सकता है आयरन पिलर क्या है? प्रभु जी जितना मुझे याद है वो कुतुब मीनार पे एक मीनार सी है, मतलब एक पिलर सा खड़ा हुआ है वहां पे। हाँ, और उसकी कोई खासियत है क्या? पिलर तो कितने सारे खड़े हैं, मेरे बड़े बगल वाले गली में भी खड़े हैं पिलर, तो उसकी क्या खासियत? याद नहीं है कि उसमें ना जंग नहीं लगता है, ऐसा कुछ था। अच्छा, उसमें जंग नहीं लगता, लेकिन हम तो देखते हैं कि हर लोहे में जंग लग ही जाता है, चाहे वो A1 की साइकिल हो या चाहे वो स्प्लेंडर की बाइक हो, तो उसमें क्यों नहीं लगता जंग? Because it is made from, या क्या लिखा है? It is made from ancient Indian metallurgy. ऐसे मेटल से उसके अलॉयज को बनाया गया है कि वो आयरन कभी जंग नहीं लगता। ये जीता जागता आपके आंखों के सामने प्रूफ है क्या कि वैदिक ट्रेडिशन एक्चुअली में माइथोलॉजी नहीं है ना। ओके, ये वैदिक मैथ्स है।
देखो अगर हमें मैथ्स में मल्टीप्लाई करना हो तो ये कितना मुश्किल है ना, 1 2 3 × 3 2 1। कईयों को तो डर लगने लगा होगा, प्रभु जी अभी वापस से मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो अगर 1 2 3 × 3 2 1 को अगर हमें क्या करना हो, वैदिक मैथ से सॉल्व करना हो, 1 को 1 लाइन, 2 को 2 लाइन, 3 को 3 लाइन, और फिर 3 to 1 को 3 लाइन से, और 2 को फिर अब ये 2 लाइन से ड्रॉ करें, और 1 को अब ये 1 लाइन से ड्रॉ करें। और अब ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, ये जो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, इसको अगर काउंट किया जाए तो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये देखिए राइट साइड के पॉइंट्स को काउंट किया, कितने हो गए 3। फिर ये वाले एक साइड के पॉइंट्स को काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। देन लेफ्ट वाले को काउंट किया, 1 2 3, फिर इधर वाले को भी काउंट किया, ये भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब जो बीच के बच गए इनको अलग से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। तो रिजल्ट क्या आ गया, और ये जो 1 है, ये 1 को ऐड कर दिया जाए पहले वाले नंबर से, तो रिजल्ट क्या आया, 3 9 4 8 3। कितना सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये क्या है, ये है छोटा सा एग्जाम्पल वैदिक मैथमेटिक्स का। आप में से किसी को कभी बचपन में ऐसे वैदिक मैथ सिखाई गई स्कूल्स में? एनीवन वाज शोन? प्रभु जी मैं अपने छोटे भाई को वैदिक मैथ्स का कोर्स करा रही थी अभी। अच्छा, वेरी नाइस। तो एक ये पहले अबैकस कराया था बट वो इतना बेनिफिशियल नहीं लगा तो वैदिक पे स्विच कर लिया था। ओके यस, तो ये मल्टीप्लिकेशन का करवाया आप लोगों ने अभी कोर्स? ये मतलब उसको वो टीचर से कर रहा है तो वो शाम को आके मेरे को डेली बोलता है कि मुझे ऐसा मल्टीप्लिकेशंस बोलो, और फिर वो फटाफट कर देता है। तो मैं तो हैरान हो जाती हूँ देख के, पागल हो जाती हूँ। एंड जस्ट बिलीव दिस, ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो हम देख रहे हैं ना, इनको डिस्कवर करने वाले कोई बेरोजगार या कोई हमारी तरह जो हम सोचते हैं इंडियन माइथोलॉजी में कि कोई इलिटरेट पीपल रहे होंगे, ये वही सेजेस थे। तो वैदिक ट्रेडिशन में ऋषि वर्ड के लिए किसके लिए यूज किया जाता था? रिसर्चर्स के लिए। जो मॉडर्न हम रिसर्चर्स होते हैं ना, हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में सुनते हैं, हम इसरो के बारे में सुनते हैं, तो वैदिक टीचर्स या ऋषिज एक्चुअली रिसर्च करते थे एंड दे वर सो एडवांस्ड। आज के टाइम की तरह चैट जीपीटी नहीं यूज करते थे, है ना, दे वर सो एडवांस्ड। सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो हम कुछ चीजें आज देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। सो एक स्टोरी से शुरू करेंगे आज हम हमारा टॉपिक। तो ये 6 ब्लाइंड मैन हैं, 6 ऐसे व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं दे सकता। ऑल ऑफ देम आर ब्लाइंड, और इनके सामने आप लोगों को क्या दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है आपको? एनिमल दिख रहा है? कौन सा एनिमल दिख रहा है? एलिफेंट। एलिफेंट दिख रहा है, चलो ठीक है, हम लोगों को तो दिख रहा है, शुक्र है। इन 6 को नहीं दिख रहा, हम लोगों को दिख रहा है। आप सबको दिख रहा है एलिफेंट है, लेकिन ये 6 के 6 नहीं जानते कि इनके सामने कौन है, एलिफेंट है। और ये जो फर्स्ट नंबर का जो व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, इसने एलिफेंट के क्या पकड़े हैं? इसने एलिफेंट के टीथ पकड़े हैं, टस्क, इसको कहते हैं टस्क। हाथी के वैसे क्या कहते हैं? हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं जो अंदर होते हैं, और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। ऐसा इंसानों के लिए भी कहा जाता है ना कभी कभी, कि खाने के दांत, हाथी की तरह खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और, है ना, जो शो ऑफ करते हैं उनके लिए कहा जाता है ऐसा। बट एनीवे ये जो व्यक्ति नंबर 1 है, ये 1 नंबर का जो व्यक्ति है, ये 1 नंबर का व्यक्ति, ये इसने हाथी के टस्क को पकड़ा और इसने सोचा कि ये कौन होगा ये। देन जो ये व्यक्ति है, इसने किसको पकड़ा? इसने पकड़ा ये, सॉरी, फर्स्ट नंबर का ये है, फर्स्ट नंबर का व्यक्ति ये है जिसने हाथी के जो ट्रंक है, इस ट्रंक को पकड़ा, ठीक है। देन सेकंड नंबर के व्यक्ति ने हाथी की टेल को पकड़ा। थर्ड नंबर के व्यक्ति ने हाथी पे चढ़ाई कर ली, पता नहीं बिना सीढ़ी के कैसे चढ़ा, आई डोंट नो।
एक्सपर्ट रहा होगा, बट चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया और हाथी के कानों को पकड़ा है। और फोर्थ नंबर के व्यक्ति, ये हम फ्रेमिंग हो जाए तो फिर मैं एक बार पैसे की बात करूँ, क्योंकि डिजाइन की तरह के अगर प्रोफाइल वगैरह होगा तो एक्स्ट्रा होगा, और नॉर्मल लाइट वगैरह और स्कोप है तो कोई ज़्यादा इशू नहीं, तो नॉर्मल है। और उसमें उसमें हमें कोई सीनरी और काटना है क्या, कोई पॉइंट वगैरह दिखा के बढ़ाने हो कुछ हो? अच्छा। प्रभु जी स्क्रीन ऑफ हो गई शायद। ठीक है। मैंने पैर पे कर रखा है, हो सकता है वो बोले कि कुछ मोटा सा फिगर टाइप है, एंड ऑल दे विल बी डिफरेंस इन देयर ओपिनियंस, लाइक ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, तो अलग अलग बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे सिमिलर है ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग ही बोल सकते हैं। हाँ यस एग्जैक्टली, कि ये फर्स्ट वाले पर्सन ने जो ट्रंक पकड़ी ना, तो वो बोलेगा अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, ये जो हाथी है ना ये एक ऐसा है सांप जैसा, ऐसा टेढ़ा सा, तो ये सोच रहा है कि ये ना हाथी सांप जैसा दिखता होगा। जिस पर्सन ने ये टेल पकड़ी तो वो सोचेगा कि अच्छा ये है ना इतना पतला सा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, तो ये शायद ना एक रोप जैसा होता है, हाथी हाथी इक्वल टू रस्सी जैसा। तो इस तीसरे वाले पर्सन ने उसके कान पकड़े, तो ये सोच रहा है कि जैसे ऐसा एक्स होता है ना उसके जैसा है ये, ऐसा वाला शेप का। फोर्थ पर्सन विल गेस कि ये तुम हटाओ यार, पता नहीं कहाँ से तुम्हें रस्सी लग रही, कहाँ से सांप लग रहा है, ये दीवार जैसा एकदम अंबुजा सीमेंट की दीवार जैसा बड़ा कुछ है। फिफ्थ पर्सन के लिए वैसी ही जो इसके धारदार दांत है ना, वो गेस करेगा कि अच्छा ये तो शायद एकदम एरो की तरह है, दे आर शार्प लाइक एन एरो। और सिक्स्थ वाला पर्सन बोलेगा कि ये जो इसका पैर इसने पकड़ा ना, तो ये बोलेगा कि अरे ये हाथी, तुम लोग पता नहीं क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, ये हाथी तो एकदम पेड़ के तने के जैसा होता है, एकदम सख्त। तो अब आप लोग गेस करोगे या आप लोग बताओगे कि इनमें से, इन सब ने जो डिस्क्रिप्शन दिया, इनमें से किसका डिस्क्रिप्शन सही है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबकी इंटरप्रिटेशंस अपने अकॉर्डिंग तो सही ही है, बट स्टिल नॉन ऑफ देम आर करेक्ट। यस, नन ऑफ देम आर करेक्ट, बिकॉज जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वो सही तो है, बट ऑल द एक्सप्लेनेशंस आर पार्शियली ट्रू, है ना, बिकॉज दे आर ऑल ब्लाइंड, दे कैन नॉट कम्प्लीटली सी। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि इन ब्लाइंड लोगों को ये सही नॉलेज कैसे पता चलेगा कि आखिर एलिफेंट होता कैसे है? मे बी वो साथ में बैठे क्योंकि उन्होंने एक ही चीज को टच करी है, तो दे कैन डिस्कस टुगेदर। कि अगर हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि हम लोगों ने अलग अलग पार्ट टच किया और इसे कंबाइन करके एक बड़ा सा हाथी ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। हाँ ये तो बहुत स्मार्ट आंसर था पर अगर हमारे पास 6 लोग ना होके 2 ही लोग होते, एक ने सांप की बस पूंछ छुई थी और एक ने बस कान, चलो इसका हम लोग आंसर लास्ट में। हाँ बताओ दीक्षा, कुछ बोल रहे थे? तो वो मतलब हाथी को एक बार पूरे तरीके से टच करके देख सकते, मतलब अच्छा हाँ ये भी कर सकते हैं। ये भी एक भी तो हो सकता है कि कोई आके उनको जो देख सके वो आके बता दे कि ऐसे से दिखता है, तो सब गलत है। ओह लगता है आज खुशी राज खोलेगी वेरी नाइस। ये हम लोग स्टोरी का, मैं बस सोच हाँ रही थी कि ऐसे जो कोई हाँ स्मार्ट तरीका है वैसे बहुत। तो ये हम लोग ना इस कहानी को लास्ट के लिए छोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग तब तक के लिए आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने जब ये एक्टिविटी डिस्कस करी थी ना, तो इससे हमें पता चला था कि देर आर 3 वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से, कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन देख के या मतलब जैसे टच करके फील करके, तो हमारे डायरेक्ट परसेप्शन के थ्रू हम चीज़ों के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो मैं गेस कर सकती हूँ कि शायद ऐसा ऐसा
ऐसा ऐसा कुछ कुछ कुछ, है ना, कि खुशी को ये पसंद होगा ऐसे। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, जब हम एक बोनाफाइड अथॉरिटी से खुद से सुन रहे हैं, एक चीज है ना आप है ना। तो अब हम लोग ना इन तीनों पर जो दिक्कत ये है ना कि आज की सोसाइटी में हमें जितनी भी नॉलेज मिलती है वो या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लेवल पे होती है या अनुमान प्रमाण के लेवल पे। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अच्छा इनके कोई लिमिटेशंस या भी होते हैं या ये सारा कम्प्लीटली सही है। क्योंकि आपको ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, प्रत्यक्ष प्रमाण। 600 का वो मान लो 125 के हिसाब से भी अगर तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ किसी चीज़ के बारे में देख के हमें उसके बारे में फुल नॉलेज हो सकती है? What do you think? पैसा बोलेगा तो आपको थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा, Not all the time, but sometime I guess. क्योंकि छोटा सा काम नहीं एग्जैक्टली मूवीज भी देखने में ठीक ठाक लगती है बट होती बहुत दिखती है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इसके लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो रेलवे ट्रैक है ये सामने जाके कहीं मिलता हुआ दिख रहा है ना, व्हाट डू यू थिंक, ये मिलता होगा कहीं? नहीं, पर हमें देख के तो लग रहा है ये मिल रहा है। हाँ देख के तो लगता है कि आसमान भी ना छू रहा है, लाइक टच कर रहा है धरती हाँ। से। जाओ तो पता नहीं फिर आगे बढ़। पर अगर हम ऐसा कहे, अगर कोई पर्सन ऐसे कहे कि ये जाके मिल रहा है तो वील अंडरस्टैंड कि हाँ आप कुछ चढ़ा के आए हो, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे ये हमारा परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन काम नहीं आया। या जो ऐसे मैजिक वाले मिरर्स होते हैं, तो ये सेम बच्ची ही खड़े होकर दोनों मिरर्स में देख रही है, पर एक में वो ऐसे खिंचे हुए दिख रही है और एक में वो एकदम ऐसे छोटी हो गई। तो कई बार रिफ्लेक्शंस भी डिस्टॉर्टेड होते हैं। या जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये तो सबने देखा होगा ज्यादा है काम तो कि ये पेंसिल इस पानी में डालो तो ये ऐसी टूटी हुई लग रही है ना। ये हमने पढ़ा था साइंस की बुक में। पर क्या ये पेंसिल असली में टूटी है? आ जाएगा। है ना, नहीं, मैं उसकी बात इट्स कर रहा जस्ट हूँ, वो दोबारा भी इट्स जस्ट रिफ्रैक्शन। और वैसे ही हमें कभी कभार जब बहुत सूखा इलाका होता है तो वहाँ पे हमें मिराजेस भी दिखते हैं। तो इन सब के थ्रू हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? डू यू थिंक कि जो भी हम देख रहे हैं वो कम्प्लीटली सही है? एक्चुअली नॉट नेसेसरी, है ना। और जस्ट ऐसा नहीं है कि आँखों से जो हम देख रहे हैं ना वही गलत है, मतलब बाकी सेंसेस का भी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो भी देख रहे हैं जस्ट देख के या सामने से डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके हम नॉलेज नहीं एक्वायर कर सकते? जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण डिस्कस किया, हम हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा क्यों नई नॉलेज एक्वायर कर सकते? बिकॉज वी हैव दीज 4 डिफेक्ट्स जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और वो 4 डिफेक्ट्स क्या क्या है जो कि ना हम सब में प्रेजेंट होते हैं। पहला तो है इम्परफेक्ट सेंसेस, कि हमारे जितने भी सेंसेस है ना, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सारी इम्परफेक्ट है। इनकी इम्परफेक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज़ हमारे अंदर एक और डिफेक्ट होता है कि क्योंकि ना हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, इस वजह से हमें ना कभी इल्यूजन हो जाता है। थर्ड इज़ कि क्योंकि हमें इल्यूजन होता है तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, वी टेंड टू कमिट मिस्टेक्स। और फोर्थ इज़ चीटिंग प्रोपेंसिटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है तो इस वजह से कहीं ना कहीं वी हैव दिस प्रोपेंसिटी ऑफ चीटिंग। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन एंड फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों हमेशा काम नहीं कर पाता। तो फॉर इंस्टेंस हमारे आइज़ का अगर आप देखो तो आइज़ जो है ना, हमारी ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है या इंफ्रारेड लाइट्स, माइक्रोवेव्स, ये सारे जो भी इसके मतलब 400 से 700 मिली माइक्रोन के बीच का हमारा विजिबल रेंज है। तो इसके बाहर के जितने भी रेज है ना, ये सारी रेज हम नहीं देख सकते। ये हमने सबने पढ़ा है साइंस में। सिमिलरली जो हमारी ईयर्स है ना, आपको पता है वो भी कुछ हर्ट्स तक ही सुन सकती है। जैसे साइंस वाले बच्चों को तो अच्छे से याद होगा कि 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक, और उससे बाहर की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो हम इवन सुन ही नहीं सकते। इनफैक्ट कुछ जो पैसे वाले घर होते हैं ना, मतलब कुछ लोगों के पास तो ऐसे वाले वो भी होते हैं कि अगर घर में चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो दे अप्लाई अ मशीन, मतलब वो एक मशीन आती है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का क्या बोलते हैं उसको, ये साउंड वेव्स बजती है, और जैसे ही माउस एंटर करता है ना तो फिर वो अलार्म अपने आप बजने लगता है। तो उससे बन 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 करके बहुत तेज़ आवाज़ आती है।
पर वो आवाज़ रैट्स को सुनाई देती है और वो इतना परेशान हो जाते हैं ना कि रैट्स वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, पर हम ह्यूमंस को वो आवाज़ सुनाई तक नहीं देती। तो एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा हमारी ईयर्स भी पूरी तरीके से हम सब कुछ तो नहीं सुन सकते, हर आवाज़ को, है ना। और वैसे ही जो हमारे स्किन है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी चीज़ पे हाथ लगाती हूँ, या जैसे ये है टंग का, मान लो अगर आपने कुछ बहुत मीठा खाया, गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन खाने के बाद अगर आप ऑरेंज खाओगे तो आपको टेस्ट कैसा लगेगा? खट्टा। गुलाब जामुन खाने के बाद टेस्ट, हाँ, और ज़्यादा खट्टा लगने लगेगा। और अगर आपने नींबू खाया है और नींबू खाने के बाद अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो जब तो मीठा लगता है। हाँ, तब तो मीठा लगने लगेगा, क्योंकि अभी हमने खट्टा खा के देख लिया ना इतना ज़्यादा। सिमिलरली अगर मैंने गर्म पानी में हाथ डाला तो मुझे कैसा लगेगा? कॉमन सेंस, बहुत गर्म लगेगा मुझे। अच्छा, पर अगर मैंने नहीं, मान लो मैंने ठंडे पानी में हाथ डाला है और तो मुझे पानी मतलब बहुत ठंडा लग रहा है, पर अगर अब मैंने बहुत ज़्यादा खौलते हुए गर्म पानी में हाथ लग गया था और उसके बाद अब अगर मैं ठंडे पानी में ढाल रही हूँ तो फिर आई विल फील वेरी रिलीव्ड, है ना। सो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हम बोल भी रहे थे ना कि सेंस परसेप्शन से, हाँ, हम चीज़ों को देख के आइडिया लगाएंगे कि ये क्या है, तो वो एक्चुअली हर टाइम काम नहीं करती, क्योंकि हमने देखा कि हमारे सेंसेस भी इल्यूजन्ड है। तो ये एक पिक्चर है आपकी स्क्रीन पे, आप लोग ये देख के बता सकते हो इसमें आपको क्या दिख रहा है? आप सब बता सकते हो। बट ये एक्चुअली ये लाइम वाटर और कुछ नहीं, जो आपके वॉल्स पे वाइट वॉश करते हैं ना, ये वो होता है। तो जस्ट इमेजिन आप केमिस्ट्री लैब में गए और आपको दिखा लाइम वाटर, इतनी गर्मी है और यहाँ लाइम वाटर रखा है, कितना अच्छा है, बोतल खोल के एक एक हम भी अगर थोड़ा सा पी लें। बट जस्ट इमेजिन, ऐसा एक्चुअली में डेंजरस है रियली में। मेक सेंस। यस, सिमिलरली ये जो छोटा सा बच्चा है, या मान लो कोई भी छोटा बच्चा है, तो अगर हम कोई छोटा बच्चा जानना चाहता है कि उसके फादर कौन है तो वो कैसे पता कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? मम्मी से पूछ के। मम्मी से पूछ के, सबसे सिंपल तरीका। पर अगर ये बच्चा बोले कि नहीं, मुझे मम्मी से नहीं सुनना, मैं तो लैब में जाके अपना डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और उसके बाद पता करके रहूँगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि मेरे पापा कौन है, तो अब क्या होगा? तो पापा का झाटा पड़ेगा, हाँ, आजा डीएनए टेस्ट करवाता हूँ तुम्हें। तो अगर ये ऐसे करके डीएनए टेस्ट करते जाता है तो उसको सालों लग जाएंगे टू डिस्कवर कि हु इज़ हिज फादर। तो एक्चुअली अगर हम ऐसे जेनेटिक फिंगरप्रिंट के थ्रू टेस्ट करवाएं ना, तो इट विल टेक 800 ईयर्स टू मतलब ये पता करने में कि एक्चुअली हमारे फादर कौन है। तो क्या हमारी इतनी लाइफ टाइम होती है आज के टाइम पे कि हम उसमें पता कर पाए कि हमारे फादर कौन है? एक्चुअली नहीं। तो उस बच्चे को अपनी पूरी लाइफ टाइम में पता नहीं चलने वाला कि उसके फादर कौन है, अगर वो ऐसे खुद एक्सपेरिमेंट करके पता करने के लिए जाएगा तो। और वो अपने मम्मी पापा से जो झापड़ खाएगा वो अलग चीज़ है। और वहीं अगर वो सीधा सीधा अपनी मम्मी से पूछ लेता है कि अच्छा मम्मी आप बताओ, हु इज़ माई फादर, तो क्या इसके अलावा कोई और मेथड है? तो अदर मेथड है कि वो अपनी सिंपली अपनी मम्मी से पूछ ले, जैसा कि आप लोगों ने बताया। तो अगर मम्मी बता रही है कि अच्छा ये बेटा ये है तुम्हारे पापा, बोलो पापा, तो फिर वो बोलेगा बच्चा पापा, तो हाँ, फिर पापा मम्मी दोनों खुश हो जाएंगे एंड द चाइल्ड कैन नो फॉर श्योर कि वो इसके फादर है ना। तो एक्चुअली अब अगर उसको डाउट है ना, तो उसके बाद अब वो उस एक पेरेंट का अगर डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है ना तो भी करवा सकता है, बिकॉज उसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा। पर अगर वो खुद से नॉलेज एक्वायर करेगा, खुद से फिर कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करेगा ना, तो वो भटकता ही रह जाएगा। तो एक्चुअली जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो, ये वीडियो हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, द स्क्रिप्चर्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड लाइक आर मदर ओनली, बिकॉज दे गिव अस द नॉलेज कि एक्चुअली हमारे रियल फादर कौन है ना। फॉर इंस्टेंस जैसे बाइबल है, तो बाइबल में
बहुत बार बताया जाता है कि हाँ वी शुड लव आवर फादर, हमारे फादर ने ही ये, हमारे सुप्रीम फादर ने ये वर्ल्ड क्रिएट किया, पर फादर 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 का नाम भी तो कुछ होगा। तो यही हमारे स्क्रिप्चर्स में, वैदिक टेक्स्ट में बताया जाता है कि हु इज़ आवर फादर, है ना। तो एक्चुअली द वेदास, द स्क्रिप्चर्स एक्ट लाइक आवर मदर एंड द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा और गॉड इज़ आवर फादर। और जैसे ये वीडियो अभी आप देख सकते हो मंत्रा मेडिटेशन के बारे में। Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. तो एक्चुअली वी डिस्कस्ड कि कैसे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, जो हमारे शब्द प्रमाण है, बोनाफाइड अथॉरिटी, एक्चुअली दे आर गिविंग सो मच नॉलेज, जो कि आज के टाइम पे साइंस धीरे धीरे करके प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे अब हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, अब हम ना, मैंने अभी अभी टाइम देखा, सॉरी कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया, हम बस अब इसको ना कंक्लूड करते जल्दी जल्दी, बस थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है। तो जैसे अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके एडमिशन लेते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जो यूजीसी से वो नहीं है ना, स्टैम्प्ड वाली, तो फिर हमने डिग्री तो कर ली पर उसके बाद नौकरी नहीं लगेगी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में हम क्यों जाएंगे? तो हमें एक ऑथराइज्ड कॉलेज में या ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। तो सिमिलरली अगर हमें वैदिक नॉलेज भी एक्वायर करनी है ना, तो वी शुड एक्वायर इट थ्रू अ बोनाफाइड संप्रदाय, बोनाफाइड परंपरा। परंपरा इज़ एक्चुअली अ लाइन ऑफ टीचर्स, है ना। और वैसे ही अगर बस एक कॉलेज में एडमिशन ले लेना काफ़ी नहीं है ना, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अ टीचर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम एन ऑथराइज्ड प्रोफेसर और टीचर, जिन्होंने एक्चुअली अपने टीचर से ये चीज़ सीखी हो, है ना। कोई भी अगर बोले कि बस मुझे, जैसे खुशी मैथ्स ऑनर्स में है तो मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई बोले कि मुझे मैथ्स के सारे फॉर्मूला आते हैं या मुझे पॉलिटिकल साइंस की सारी थ्योरी आती है, तो एक्चुअली वो पर्सन को हम सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे। पर अगर कोई प्रोफेसर है जो कि बताएगा कि अच्छा मैं JNU से या मैं DU से या मैं इस जगह से पढ़ा हूँ, इस टीचर से पढ़ा हूँ, तो एक्चुअली तब हम उनकी बात सुनेंगे कि अच्छा क्योंकि ये इस बोनाफाइड सोर्स से पढ़े हैं ना, तो इस वजह से इनकी जो नॉलेज है वो नॉलेज भी कंप्लीट होगी। तो सिमिलरली जब हम वैदिक नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं या स्क्रिप्चरल नॉलेज या भगवान के बारे में नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं ना, तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी शुड हियर फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ लर्न इट फ्रॉम हिज गुरु, जिन्होंने अपने टीचर की बातों को एज इट इज़ सीखा हो और वो हमें उन बातों को एज इट इज़ बता रहे हो, है ना। और अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो फिर वही वाला हाल होगा जो हमने देखा कि एक के बाद एक थ्योरी आती रहेगी। और तीसरा होता है कि सिर्फ कॉलेज में एडमिशन ले लेना या क्लास में जाके किसी टीचर से सुनना काफ़ी नहीं होता, है ना। बाद में हमें बुक्स को खुद से पढ़ना होता है ना। तो सिमिलरली हम यहाँ एक ऐसी छत्र छाया में आ गए, वैदिक वाइब्स के प्लेटफॉर्म पे आ गए, जो हम एक ऑथराइज स्कूल के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। हमें प्रभु जी गाइड कर रहे हैं, हम टीचर्स के थ्रू सीख रहे हैं। और सिमिलरली हमारे पास बुक्स भी होनी चाहिए, जैसे भगवत गीता है या और स्पिरिचुअल बुक्स है। तो ऐसी बुक्स के थ्रू जब हम नॉलेज एक्वायर करेंगे तब एक्चुअली हम जो वैदिक विजडम है ना उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और एक्चुअली जो वैदिक नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उसमें इवन विमान शास्त्र के बारे में भी है।
ये वीडियो मैं आपको दिखाती पर ना ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मे बी, ये हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो आप सब देखना इसको। तो एक्चुअली जो स्पेसशिप बनाने का है ना, स्पेस क्राफ्ट की नॉलेज, वो भी एक्चुअली वैदिक स्क्रिप्चर्स में प्रेजेंट है। मैं दिखाती हूँ, चलो। University of California at Irvine, April 2017. ये प्रोफेसर क्या कर रहा है? Engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. यस, एक्चुअली वी सॉ कि जो वेदास है, जो स्क्रिप्चर्स है ना, वेदास को आज के टाइम पे हम लोग माइथोलॉजी बोल के टाल देते हैं। बहुत लोग माइथोलॉजी बोल के टाल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बस ऐसे ही लिख दिया और बस मज़ा आ रहा था तो लिख दिया, इसका आज के टाइम पे कोई रेलिवेंस नहीं है, कुछ नहीं है। पर एक्चुअली हम देखते हैं कि कैसे प्रभु जी ने जो बताया था, एम्ब्रोलॉजी की नॉलेज या इतने सारे वैदिक ट्रुथ्स के बारे में बताया गया है, और इवन ये जो स्पेसशिप्स है, स्पेस क्राफ्ट, इसके बारे में बताया गया। इवन सबसे बेसिक ट्रुथ जो हमने सेशन 1 में डिस्कस किया आपने, कि हम ये बॉडी नहीं, हम ये सोल है एक्चुअली, है ना। ये बेसिक सा ट्रुथ जो कि हम देखते भी है, जैसे किसी पर्सन की डेथ होती है तो हम लोग बोलते हैं कि दे पास्ड अवे, तो हु पास्ड अवे? द सोल। तो ऐसे बेसिक ट्रुथ्स भी हमें साइंस में नहीं बताए जा रहे, पर ये सारे ट्रुथ्स चाहे कोई माने या माने, दे आर ऑलवेज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, एंड दैट इज़ वाई दे फॉर्म अ शब्द प्रमाण, क्योंकि दे आर गिविंग अस ऑथराइज्ड नॉलेज। एंड वेयर आर दीज नॉलेज? और इसके बाद ना इसमें और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कई सारे प्रेडिक्शंस है। फॉर इंस्टेंस उसमें गौतम बुद्ध के अपीयरेंस के बारे में बताया गया है, चाणक्य पंडित के बारे में, एम्परर अशोका के बारे में बताया गया श्रीमद् भागवतम में, जीसस क्राइस्ट के बारे में भविष्य पुराण में पहले से बताया गया है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताया गया है, इवन चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में, हर जगह। तो एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो हमें नॉलेज दे रहे हैं ना, दिस इज़ समथिंग जो कि हम मिस कर रहे हैं। तो अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हाँ हमें नॉलेज लेनी है, पर अब हम ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूशन में जाए जहाँ हमें सही से वैदिक नॉलेज मिल पाए। तो एक्चुअली जो नॉलेज है ना, वो हम संप्रदाय या लाइन ऑफ टीचर्स के थ्रू एक्वायर करते हैं। और जो भी परफेक्ट नॉलेज है, तो जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस किया था ना कि हमें अगर नॉलेज लेनी है तो हमें उस पर्सन से खुद पूछ लेना चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें भगवान के बारे में या इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज लेनी है ना, तो हमें उसी पर्सन से पूछना चाहिए ना जिन्होंने ये वर्ल्ड बनाया। तो एक्चुअली कृष्णा क्रिएटेड और गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। तो जितने भी जितने भी स्क्रिप्चर्स है ना, दे आर कॉल्ड अपौरुषेय, कि वो भगवान के द्वारा ही बताए गए हैं। और जो हमारे मेन संप्रदायास है, जैसे श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, इसमें जो नॉलेज आ रही है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। जब कृष्णा जी नॉलेज श्री जी या लक्ष्मी जी को देते हैं, तो उनके थ्रू श्री जी फिर अपने डिसाइपल्स को बताती है, अपने फॉलोअर्स को, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को एज इट इज़ बताते हैं। तो जब एज इट इज़ करते करते वो हम तक पहुंचती है, तो दैट इज़ कमिंग, मतलब एज इट इज़ नॉलेज आ रही है। सिमिलरली हम जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं अभी, वी आर कमिंग फ्रॉम द ब्रह्म संप्रदाय, है ना। जब भगवान ने नॉलेज ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने अपने डिसाइपल नारद मुनि को दी, है ना, नारद मुनि ने व्यासदेव को दी, फिर व्यासदेव ने जो स्क्रिप्चर्स लिखी उसके बेसिस पे एज इट इज़ उनके स्टूडेंट्स ने पढ़ी। एज इट इज़ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो प्रभुपाद के स्पिरिचुअल टीचर थे, तो उन्होंने पढ़ी फिर अपने टीचर से। सिमिलरली फिर प्रभुपाद को एज इट इज़ बताई, और प्रभुपाद जो हमें अब ये विजडम एज इट इज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो अब वी आर लर्निंग दिस।
इस वजह से इसमें ना कोई ग्लिच नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण वाला वो नहीं आ रहा कि अच्छा मैंने ये नहीं देखा तो मैं इस चीज़ को साइड कर देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने देखा ही नहीं है, या अनुमान नहीं लगा रही हम कुछ कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। हम उस परफेक्ट नॉलेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्वयं भगवान ने बताई है ना, एज इट इज़। सिमिलरली देर इज़ रुद्र संप्रदाय जो कि शिव जी के द्वारा नॉलेज आती है, एंड देर इज़ कुमार संप्रदाय जो कि 4 कुमारास के द्वारा आती है। और इनके मेन आचार्यस भी होते हैं, जैसे रामानुजाचार्य है श्री संप्रदाय के, मध्वाचार्य है फ्रॉम ब्रह्मा संप्रदाय, है ना। देर इज़ विष्णु स्वामी एंड निम्बार्काचार्य। यस, तो हाँ सृष्टि आप कुछ पूछ रहे थे? Why is there need of so many like books, diverse books? एक भी तो हो सकता था ना ताकि इजी हो जानना, नॉलेज गेन करना। हाँ इजी तो कर दिया ना बहुत हमारा। सारी डाइवर्सिटी। यस, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, मैं उन आचार्य का नाम भूल रही हूँ, पर उनका ना एक वर्स होता है बहुत फेमस वर्स, वो आप भगवद गीता ओपन करोगे ना तो उसमें भी स्टार्टिंग में लिखा होता है कि सर्व उपनिषदो गावो दोग्ध गोपाल नंदना पार्थ सुधीर, आगे का मुझे याद नहीं है। उसका मीनिंग ये होता है कि जितने भी उपनिषद है या जितने भी वैदिक टेक्स्ट है ना, तो ऑल द वैदिक टेक्स्ट आर लाइक द काउ, कि मतलब वो एक काव की तरह है, और उस काव से जितना भी जो एसेंस है ना, जो उनका मिल्क है उस काव का, जितने भी स्क्रिप्चर्स है, तो उस मिल्क को निकाल कौन रहा है? दोग्ध गोपाल नंदना, कि वो जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसका जो एसेंस है ना, उसको मिल्क के फॉर्म में निकाल भगवान कृष्ण स्वयं रहे हैं। और किसके लिए निकाल रहे हैं? जो पार्थ है ना, अर्जुन, तो अर्जुन के लिए एक्चुअली वो जितने भी स्क्रिप्चर्स का एसेंस है, कृष्णा इज गिविंग द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क टू अर्जुना। और जैसे जब गाय दूध देती है तो वो बहुत सारा, एक बार में बहुत सारा देती है, तो वो बछड़ा तो पी लेता है, उसके बाद बहुत सारा बच जाता है जो कि हम लोग भी कंज्यूम करते हैं। तो एक्चुअली जितने भी सेंट्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, तो एक्चुअली वो भगवत गीता का जो ये मिल्क है ना, नेक्टेरियन मिल्क जो आ रहा है, तो उसको कंज्यूम करते हैं। तो एक्चुअली ये जो भी आचार्यज रहे ना हमारे, जैसे ये हमने डिस्कस किया था, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, इवन आदि शंकराचार्य, एवरी वन एक्सेप्टेड कि जो ये भगवत गीता है, दिस इज़ द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो अगर आप ये एक बुक पढ़ो ना तो एक्चुअली यू विल गेट द नॉलेज। और ये एक बुक और साथ में श्रीमद् भागवतम, तो एक्चुअली दीज 2 बुक्स आर द समरी ऑफ ऑल द वैदिक टेक्स्ट। और साथ में ना भगवद गीता में एक और वर्स भी आता है कि वेदिश्च चाहम अहम मतलब एव वेद्यो, कि जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, उनका मेन पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड गॉड, टू अंडरस्टैंड कृष्णा, कि अहम मतलब मुझे समझना, भगवान को समझना इज द एसेंस। तो एक्चुअली हम अगर वो समझ रहे हैं ना इस कंक्लूजन को, तो देन एक्चुअली इट इज़ अंडरस्टूड कि हाँ आपने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का सार समझ लिया। ठीक है, आप में से कोई ये पढ़ेगा? एक सेकेंड, दीक्षा आप पढ़ सकते हो? ऊपर वाला थी। हाँ पढ़ सकते हो। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे श्रीमद् भागवतम 1.1.1. The Vedic knowledge was revealed by the Supreme Person within the heart of the first created being, Brahma. यस, वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये ब्रह्म संप्रदाय में जो हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो ये मन गढ़ंत कुछ नॉलेज नहीं आ रही है। तो एक्चुअली वो नॉलेज जो कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, कि ये ब्रह्मा जी के हृदय में है ना, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने जो नॉलेज उसको दिया था, तो वही नॉलेज एज इट इज़ जब आ रही है हम तक, तब वो हम समझ सकते हैं कि ये नॉलेज एक्चुअली कंप्लीट है। यस, तो 5000 ईयर्स अगो व्यासदेव जो थे, जो कि भगवान के ही एक शक्त्यावेश अवतार, ये लिटरेरी इनकारनेशन थे, तो उन्होंने ये सारे स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया, एक रिटन फॉर्म में लाए ताकि हम इसे समझ सकें। और एक्चुअली हम देखें ना तो वेदास के बहुत सारे खंड है, जैसे श्रुति होता है, स्मृति होता है, और इसमें बहुत 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 सारे पार्ट्स हैं। ये मे भी प्रभु जी किसी दिन एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो
इतना सारा हम पढ़ने जाए तो वील गेट कन्फ्यूज्ड, बट ये जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम इज़ द एसेंस, तो अगर हम इन दोनों बुक्स को भी अच्छे से पढ़ते हैं ना तो एक्चुअली वी विल गेट द सब्सटेंस। तो अब हम फिर से अपनी इस स्टोरी पे आते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। तो एक्चुअली इतना सारा घूमने के बाद हमने क्या समझा कि अगर ये ब्लाइंड मैन जो है ना, अगर ये खुद से नॉलेज एक्वायर करने जाएंगे ना कि ये हाथी कौन है, कैसा दिखता है, तो दे विल गेट कन्फ्यूज्ड कि एक बार वो मैं यहाँ से ट्रंक, अगर हम लोग सोचे भी ना कि अलग अलग पार्ट्स को टच करके देखते हैं जैसे आप लोगों ने कहा, तो उसमें भी वो इंसान थक जाएगा कि पहले मैंने हाथ पकड़ के देखा तो ये ऐसा लग रहा था, अब मैं यहाँ गया तो फिर ये अच्छा ऐसा दीवार जैसा लग रहा है, फिर गया तो फिर ऐसा लग रहा है, फिर अब पूछ पकड़ी तो फिर मेरे जो ये रस्सी जैसा लग रहा है। तो ऐसे करके एक्चुअली द पर्सन विल गेट कन्फ्यूज्ड कि ये हाथी तो समझने लायक ही नहीं है। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो करेक्ट वे इज़, जैसे कि खुशी ने गेस कर दिया था ऑलरेडी, कि वो किसी एक ऐसे पर्सन से पूछे जो कि उन चीज़ों को देख पा रहा है एज इट इज़, द वन हु इज़ नॉट ब्लाइंड। तो एक्चुअली जिसके पास ये नॉलेज है ना, आइज़ ऑफ नॉलेज, तो वो बता सकता है कि अच्छा हाथी ऐसा दिखता है। तो दैट इज़ द करेक्ट वे ऑफ अटेनिंग नॉलेज। तो बस अब इसको समराइज करते हैं कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि एक्चुअली देयर आर 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है 4 डिफेक्ट्स होते हैं, इस वजह से ये हमारा कंप्लीट नॉलेज नहीं आ पाता कि हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है, हम चीज़ों को सही से नहीं परसीव कर पाते। वी हैव द टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, वी कमिट मिस्टेक्स एंड वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी। अनुमान प्रमाण होता है पर उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने वो कैट वाला एग्जाम्पल देखा ना कि एक्चुअली कैट्स तो उस बीमारी को कम कर रहे थे पर हमने उन्हें मरवा दिया। और वैसे शब्द प्रमाण होता है ना, जिसमें हमने देखा कि एक्चुअली हम कैसे करके सही नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो वैदिक टेक्स्ट है या वैदिक स्क्रिप्चर्स है, दे एक्ट एज आर शब्द प्रमाण। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सॉरी आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया आज, एंड थैंक यू। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू मेगा, एंड थैंक यू एवरीवन आल्सो फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। सो आज के वर्ल्ड में अगर